नमस्कार। भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। जो पाकिस्तान भारत की सेना के शौर्य के सामने टिकने की औकात नहीं रखता, उसने पैसे खिलाकर यहाँ जासूस तैयार कर रखे। ज्योति मल्होत्रा समेत 12 लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके, 7 पंजाब से, 5 हरियाणा से। पाकिस्तान ने तो कबाड़ी वाले तक को नहीं छोड़ा भाई। यूपी एटीएस ने दिल्ली और वाराणसी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। वाराणसी में यूपी एटीएस ने मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीलमपुर से मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। ये कबाड़ी का काम करता है। एनआईए कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। आरोप है कि कबाड़ी जासूस मोहम्मद हारून पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में थे, जिसे जासूसी के आरोप में 24 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन आज का ये वीडियो ऐसे चिंदी जासूसों के बारे में नहीं है जो चंद पैसों के लिए अपने देश को ही बेचने को तैयार है। आज का वीडियो भारत के उन जाबाजों के बारे में है जिन्होंने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया, पाकिस्तान में घुस गए और फिर वहां जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। भारत में ज्यादातर लोग अजीत डोभाल के किस्से जानते, लेकिन आज हम आपको भारत के उन गुमनाम अजीत डोभाल से मिलाएंगे जिनका देश के लिए समर्पण और योगदान किसी से कम नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक बात तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दुनिया भर के देश अपने जासूस तैयार करते हैं और जासूसी के लिए दूसरे देशों में भेजते हैं, लेकिन इस काम में खतरा भयंकर होता है और पकड़े जाने पर ज्यादातर देश मानने तक से इनकार कर देते हैं कि वो व्यक्ति उनके लिए जासूसी कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्पाई की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है। और ऊपर से थैंकलेस जॉब है भाई। पकड़े गए तो कोई ओन नहीं करता, और ना भी पकड़े गए तो आपने कितना बड़ा काम कर दिया है ये शायद ही किसी को पता लगता। कई बार तो जासूस या स्पाई के परिवार वालों तक को नहीं पता होता कि उनके घर का सदस्य स्पाई या जासूसी का काम कर रहा है देश के। इसलिए आज आपको देश के कुछ टॉप स्पाइज के बारे में बताता हूं, जासूसों के बारे में, जिनके बारे में सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। और पहला नाम तो मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ही, जो पाकिस्तान में घुसकर वहां से ऐसी जानकारी जुटाकर ला चुके हैं कि पाकिस्तान 100 साल ऐसा कर पाने की सोच भी नहीं सकता। खुद अजीत डोभाल ने एक बार पाकिस्तान में गुजारे 7 सालों की दिलचस्प कहानी बताई। 7 years. 7 years, wow. Sir, any such incident of धर्म संकट? मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। अजीत डोभाल ने बताया था कि एक बार कैसे पाकिस्तान में उनकी असलियत सामने आते आते रह गई। अजीत डोभाल के मुताबिक एक दिन मस्जिद से लौटते वक्त जब वो पाकिस्तान में रह रहे थे, एक मौलाना जैसे दिखने वाले शख्स ने उन्हें पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। अजीत डोभाल ने बताया कि लाहौर में बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जहां बहुत भीड़ लगती है। एक दिन जब वो वहां से गुजर रहे थे तब लंबी दाढ़ी वाले एक शख्स ने उन्हें बुलाया, पूछा कि तुम हिंदू हो। जब अजीत डोभाल ने मना किया तो वहां से उन्हें अपने साथ ले गया और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अब आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। कमरे में कोई पाकिस्तान में आपको ले जाकर बंद कर दे रहा है। इसके बाद लंबी दाढ़ी वाले शख्स ने कहा कि तुम हिंदू ही हो क्योंकि तुम्हारे कान छीदे हुए। अजीत डोभाल ने बात घुमाने के लिए कहा कि जहां मैं रहता था ना, वहां कान छेदने की प्रथा थी, लेकिन अब मैं कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया। तब उस शख्स ने कहा कि कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। पाकिस्तान में इस तरह से घूमना सेफ नहीं है, सही नहीं है, कोई भी पकड़ लेगा। इसके बाद उस शख्स ने एक और खुलासा किया। उसने अजीत डोभाल को बताया कि वो भी हिंदू ही है और पाकिस्तान में भेष बदल कर रह रहा है। उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है और वो किसी तरह यहां अपने दिन काट रहा है। जिसके बाद उस शख्स ने अजीत डोभाल को अलमारी खोलकर दिखाया जिसमें शिवजी और दुर्गा जी की तस्वीरें रखी हुई। अजीत डोभाल ने बताया कि वो शख्स की मदद करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं। अजीत डोभाल का पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का एक और कारनामा भी काफी मशहूर है और ये 70 के दशक की बात है। पाकिस्तान ने चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के इस प्लान की कोई पुख्ता जानकारी तब तक नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि अजीत डोभाल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तान पहुंचकर अजीत डोभाल ने उस इलाके को खोजा जहां न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए अजीत डोभाल ने कई दिनों तक उस सेंटर के बाहर बैठकर भीख मांगने का काम किया। सब देखते रहते थे कौन आ रहा है, जा रहा है। इसके बाद भी जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की पुख्ता जानकारी नहीं मिली, क्योंकि भाई वो तो बाहर बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे, तो अजीत डोभाल ने उस नाई की दुकान को खोजा जहां न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटे पाकिस्तान के साइंटिस्ट बाल कटवाने जाते थे। अजीत डोभाल ने नाई की दुकान से बालों के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए फौरन भारत भेज दिया। बालों के टेस्ट से पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी का भंडाफोड़ हो गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को टेस्ट टालना पड़ गया।
यह था शानदार काम जो अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में रहते हुए किया। लेकिन अजीत डोभाल के बारे में तो आप में से कईयों को पता हो। अब आपको भारत के उन जासूसों के बारे में बताता हूं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना, और उनमें एक नाम है ब्लैक टाइगर, जिन्हें पाकिस्तान में अब तक का भारत का सबसे खतरनाक जासूस माना जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पैदा हुए रविंद्र कौशिक सिर्फ 23 साल की उम्र के जब वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के संपर्क में आए। उन्हें पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया गया, जिसके लिए रविंद्र कौशिक ने मुस्लिम रीति रिवाजों को जाना और उर्दू बोलना सीखा। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने नबी अहमद नाम से कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और डिग्री भी ले ली। बाद में पाकिस्तान की सेना में, आर्मी में भर्ती हो गए बॉस, और मेजर के पद तक पहुंचे। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी के एक सैनिक की बेटी से भी शादी की, लेकिन कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। कहा जाता कि रविंद्र कौशिक ने अपनी तैनाती वाली जगहों तक पहुंचने वाली हर जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाई, जिनकी मदद से भारत पर आने वाले कई खतरों को टाला जा सके। 1983 में किसी दूसरे एजेंट की गलती से रविंद्र कौशिक पकड़े और साल 2001 में पाकिस्तान की जेल में उन्होंने आखिरी सांस। मतलब आप सोचिए बॉस, कोई व्यक्ति क्या शानदार जासूस रहा होगा कि वो पाकिस्तान की आर्मी तक में घुस गया, वहां मेजर के पद तक पहुंच गया, पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक की बेटी से शादी कर ली और किसी को कानो कान भनक नहीं। भारत के जिन जासूसों ने पाकिस्तान की धरती पर रहकर उसके छक्के छुड़ाए, उनका कनेक्शन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से रहा। ऐसे में उस शख्स के बारे में जानना भी जरूरी है जिसे रॉ का जनक कहा जाता है। इस शख्स का नाम है RN काव। दरअसल 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद भारत को एक चीज तो समझ में आ गई कि उसे इंटेलिजेंस को मजबूत करना हो, क्योंकि जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है और जीती जाती है। और इसके लिए 1968 में RN काव की अगुवाई में रॉ का गठन हुआ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और 1971 में बांग्लादेश के गठन में रॉ और RN काव का रोल बहुत अहम था, कोई भूल नहीं सकता उसको। इसलिए उन्हें बांग्लादेश का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध से पहले पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी और मुजीब वाहिनी के 1 लाख से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी रॉ को सौंपी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट से नेटवर्किंग बनाना और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बयानों को संभालने का काम भी रॉ को सौंपा, जिसे खुद RN काव लीड कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान किस दिन हमला करने वाला है, इसकी खुफिया जानकारी भी रॉ ने ही इंटरसेप्ट की। और इसलिए 1996 में जब भारत में बांग्लादेश की आजादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जाता, तो इस इवेंट में RN काव पहुंचे थे। इस दौरान एक बांग्लादेश के पत्रकार ने उनके पास आकर कहा था कि सर, आपको तो मंच पर होना चाहिए, आप ही की वजह से तो 1971 संभव हो सका। लेकिन ये इस देश का इतिहास है और दुनिया भर में इसी तरीके से जो स्पाई काम करते हैं, जो खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, वो पर्दे के पीछे देश के लिए बहुत कुछ करती हैं और कोई क्रेडिट तक नहीं देती। जिस तरह आज अजीत डोभाल को NSA बनाया गया, साल 1981 में RN काव को भी तब की सरकार ने NSA बनाया। जाबाज भारतीय जासूसों की लिस्ट में अब अगला नाम आपको बताता हूं, जो है मोहनलाल भास्कर। मोहनलाल भास्कर वो भारतीय जासूस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसना बच्चों का खेल बना दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मोहनलाल भास्कर एक साल में 15 बार पाकिस्तान के अंदर घुसे और वापस। मोहनलाल भास्कर 1967 से पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनका नाम मोहम्मद असलम था, लेकिन 1968 में वो एक डबल एजेंट की गद्दारी की वजह से पकड़े, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जासूसी करता। अगर ये गद्दारी ना होती तो मोहनलाल जी कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने खुद को बिल्कुल पाकिस्तानी रहन सहन में ढाल लिया। मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया। जेल में मोहनलाल भास्कर जी को असहनीय प्रताड़ना दी गई। बाद में शिमला समझौते के तहत जब कैदी छूटे तो वो भारत वापस आ पाए। मोहनलाल भास्कर तो बहुत जल्द छूट गए, लेकिन हर देशभक्त स्पाई की किस्मत एक जैसी नहीं होती, और इसलिए कश्मीर सिंह के बारे में आपको जानना चाहिए, जिन्हें 35 साल 35 ईयर्स पाकिस्तान की जेल में बिताने पड़े। कश्मीर सिंह की कहानी भी 1970 के दशक की। कश्मीर सिंह 4 साल फौज में रहे और फिर देश की सेवा करने और पाकिस्तान की जानकारियां निकालने के लिए पाकिस्तान में घुस गए। कहा जाता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें 400 रुपया मिला करता। कश्मीर सिंह ने अपना नाम बदला और मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में रहने लगे। पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी उन्होंने हासिल की, जिसमें यह भी शामिल था कि कितने पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर पर तैनात, और वो ये सारी जानकारियां भारत भेजते रहे। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की तस्वीरें भेजते रहे। लेकिन उनका मामला भी तब बिगड़ा जब भारत का एक दूसरा जासूस पाकिस्तान के हाथ लग गया और उसने पूछताछ में कश्मीर सिंह के बारे में बता दिया। कश्मीर सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा हुई। हालांकि उन्हें कभी फांसी हुई नहीं और वो 35 साल पाकिस्तान की जेल में रहे। आखिरकार 2008 में भारत लौट पाए।
लेकिन भारत के इन जासूसों में सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं रहे। आपने राजी नाम की फिल्म की जो कहानी देखी, वो भी भारतीय जासूस की सच्ची कहानी और देश के लिए जान जोखिम में डालकर दुश्मन की जानकारियां निकालने में महिला जासूसों की बात की जाएगी तो आप सरस्वती राजमानी जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित और उन्होंने आजाद हिंद फौज तब ज्वाइन कर ली थी जब वो मात्र 16 साल की थी। उनके शानदार हुनर को देखते हुए उन्हें बाद में भारत के इंटेलिजेंस यूनिट के लिए चुना गया। देश के लिए ऐसी जिम्मेदारी निभाने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। सरस्वती जी को खुफिया जानकारियां जुटाने में महारत हासिल और वो लड़कों की वेशभूषा में रहती थी ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके और अपना नाम मणि रख लिया। उनका सबसे मुश्किल मिशन था जब उन्होंने अपने साथी को ब्रिटिश फौज के चंगुल से बचाकर निकाला। और कहानी तो पूरी फिल्मी है बॉस। सरस्वती जी एक डांसर की ड्रेस में उस जगह पहुंच गईं जहां उनके साथी को बंधक बनाकर रखा गया। ब्रिटिश अधिकारियों को नशीला पदार्थ खिला दिया और जब वो बेहोश हो गए तो अपने साथी को बचा निकले। हालांकि भागते वक्त उनके पैर में एक गोली भी लग गई थी, लेकिन वो वहां से बच निकले। दिल के दौरे से उनकी मौत 2018 में। इस देश का इतिहास सीमा पर खुलकर लड़ने वाले शूरवीरों से गौरवान्वित है, लेकिन ऐसे महान देशभक्तों की कहानियों से भी भरा पड़ा है जिन्होंने ये जानते हुए कि उन्हें उनके काम का कभी क्रेडिट तक नहीं मिलना है, जान जाने का खतरा है सो अलग, ऊपर से पकड़े गए तो असहनीय टॉर्चर सहना पड़ेगा। ऐसे वीर योद्धाओं ने स्पाई का, जासूस का काम चुना और इस देश के तिरंगे के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आज भी बहुत से ऐसे लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। इसलिए जब एसी कमरों में बैठकर देश में ये कमी है वो कमी है का रोना रोते किसी को अगर आप देखें तो जरूर याद दिलाइए कि तुम ये रोना भी लोकतंत्र की आजादी के नाम पर इसलिए रो पा रहे हो क्योंकि कोई है जो इसकी कीमत चुका रहा है, अपनी जान दे। ये वीडियो यहीं तक, लेकिन भारत के ऐसे ही शूरवीरों की अगली सीरीज भी आप देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।